हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बायो का नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ये चैप्टर मैंने 2 लेक्चर में बनाया हुआ है, मतलब 2 पार्ट में है। आप देखो, इसको समझो और कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आप चाहो तो मुझसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लो। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बायो का नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इसके पहले मैंने लाइफ प्रोसेस का 3 पार्ट में वीडियो बनाया हुआ है, 3 लेक्चर है उसके। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो पहले वो चैप्टर आप देख सकते हो, समझ सकते हो। कुछ भी डाउट हो तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में जाकर, या फिर आप टेलीग्राम पे भी मुझसे जुड़ सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड चैप्टर है। देखते हैं इसमें प्लांट और ह्यूमन बींग्स, एनिमल, सब के बारे में, सेक्सुअल और सेक्सुअल सारे टॉपिक्स मैं कवर करने वाला हूँ। और ये पूरा चैप्टर मैं 2 लेक्चर में कवर करूँगा, ठीक है। तो आज फर्स्ट लेक्चर है, ध्यान से समझो, बुक निकाल लो अपने, और कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। क्या दिया इसमें? बिफोर वी डिस्कस द मैकेनिज्म बाई विच ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, लेट अस आस्क ए मोर बेसिक क्वेश्चन, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ठीक है, सबसे बेसिक क्वेश्चन कि व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं। क्योंकि उनके अपने स्पीसीज नंबर्स बढ़ाने रहते हैं, ठीक है। अगर एक ही स्पीसीज का एक ही जानवर रहेगा किसी भी जगह पे तो हमें पता ही नहीं चलेगा। अगर मान लो पूरे दुनिया में एक ही तरह के एक ही लायन होता तो क्या होता, हम उसे जानते भी नहीं, कभी देख भी नहीं पाते। बट उनके नंबर बहुत ज़्यादा हैं, क्यों? ड्यू टू द रिप्रोडक्शन। After all, reproduction is not necessary to maintain the life of an individual organisms, unlike the essential life process such as, उन्होंने वही बोला है कि रिप्रोडक्शन में क्या है कि वो इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं जैसे बाकी लाइफ प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, या डाइजेशन हो गया, जो मैंने लास्ट चैप्टर में लेक्चर में ख़त्म किया था जो चैप्टर। On the other hand, if an individual organism is going to create more individuals, a lot of its energy will be spent in the process. अब एक इंडिविजुअल अपने टाइप का एक और इंडिविजुअल बनाने वाला है तो उसकी बहुत सारी एनर्जी वहाँ पे लॉस होगी। सो वाई शुड एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वेस्ट एनर्जी ऑन ए प्रोसेस इट डज नॉट नीड टू स्टे अलाइव। और दूसरी बात, वो क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा, उससे तो उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस द पॉसिबल आंसर्स इन द क्लासरूम। नेक्स्ट क्या दिया है? वॉट एवर द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इट इज़ ऑब्वियस डेट वी नोटिस ऑर्गेनिजम्स बिकॉज दे रिप्रोड्यूस। इफ देयर वर टू बी ओनली वन नॉन रिप्रोड्यूसिंग मेंबर ऑफ ए पार्टिकुलर काइंड, इट इज़ डाउटफुल डेट वी वुड हैव नोटिस इट्स एग्जिस्टेंस। तो उसने भी वही बोला जो मैंने आपको बताया, क्या कि कोई एक पर्टिकुलर काइंड का ऑर्गेनिजम्स है, अगर वो रिप्रोडक्शन ना करे तो वो अकेला ही रह जाएगा और फिर हम उसे कभी नोटिस ही नहीं कर पाते। अगर पूरी दुनिया में एक ही डॉग हो तो क्या होगा, तो ही ना हमने उसको देखा, कभी कहाँ पे है, कैसा दिखता है, हमें नहीं पता। बट हमें पता है कि बहुत सारे डॉग्स होते हैं, अलग अलग स्पीसीज होती है उनकी, तो वो इन्होंने यहाँ पे बताना चाहे। इट इज़ द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू ए सिंगल स्पीसीज डैट ब्रिंग देम टू आवर नोटिस। तो उसने बोला कि सेम एक ही स्पीसीज के बहुत ज़्यादा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स रहेंगे तो हम इजीली उनको नोटिस कर सकते हैं। जैसे डॉग की स्पीसीज क्या है तो बहुत ज़्यादा नंबर्स में रहते हैं, तो हम इसलिए इजीली समझ सकते हैं, अलग अलग उनके वैरायटी होते हैं। हाउ डू वी नो डैट 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम स्पीसीज? यूजुअली वी से दिस बिकॉज दे लुक सिमिलर टू ईच अदर। तो उसने भी बोला कि 2 तरह के जानवर एक ही स्पीसीज के, ये हम कैसे कहेंगे कि वो एक जैसे दिखते हैं। अब 2 डॉग एक ही स्पीसीज के हैं, कैसे पता चल रहा है कि एक जैसे दिखते हैं वो? इसीलिए Thus, reproducing organisms create new individuals that look very much like themselves. तो रिप्रोडक्शन में कुछ ऐसा ही होता है कि एक ऑर्गेनिजम्स जब दूसरे ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करता है तो वो उसके जैसा ही दिखता है। अब ये प्रोसेस सारा काम कैसे करता है, तो ये आगे 2-4 पैराग्राफ इन्होंने दिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइंस आर सिमिलर। तो सबसे पहले तो इन्होंने ये बताया कि ऑर्गेनिज्म जो सिमिलर क्यों दिखते हैं, कि उनका बॉडी डिजाइन क्या है, हमारा सिमिलर है। इफ़ बॉडी डिजाइन आर टू बी सिमिलर, द ब्लू प्रिंट्स फॉर दिस डिजाइन शुड बी सिमिलर। तो इनका जो ब्लू प्रिंट्स होगा वो भी कैसा होना चाहिए, सिमिलर ही होना चाहिए।
Thus, reproduction at its most basic level will involve making copies of the blueprints of body design. तो body design का blueprints बनाना जरूरी है. In class 9, we have learned that the chromosomes in the nucleus of a cell contain information of for inheritance. हमें पता है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्रोमोजोम्स होता है, उस क्रोमोजोम्स के अंदर इंफॉर्मेशन होती है फॉर द नेक्स्ट जनरेशन कि नेक्स्ट जनरेशन कैसा दिखेगा, और फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में, तो डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स. द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ फॉर मेकिंग प्रोटीन्स. ठीक है, वो इंफॉर्मेशन सोर्स का प्रोटीन बनाता है. अब इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज्ड, अगर बाई चांस किसी तरह इन्फॉर्मेशन चेंज हो गया, मतलब डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड, जाहिर सी बात है, तो डिफरेंट प्रोटीन्स विल इवेंचुअली लीड टू अल्टर्ड द बॉडी डिजाइन. तो बॉडी डिजाइन में प्रॉब्लम हो सकता है, अल्टर्ड हो सकता है. देयरफॉर ए बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ ए डीएनए कॉपी. तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि डीएनए की कॉपी बनाई जाती है. इस बात को ध्यान में रखना है सबसे पहले कि जो डीएनए उसकी कॉपी बनेगी. सेल्स यूज केमिकल रिएक्शन टू बिल्ड कॉपीज टू देयर डीएनए. और इसके लिए क्या होगा, सेल क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन करेंगे ताकि वो डीएनए की कॉपी बना सके. दिस क्रिएट्स 2 कॉपीज ऑफ द डीएनए. और यहाँ पे क्या, कितने कॉपी बनते हैं, 2 कॉपी बनते हैं. इस बात को ध्यान में रखना है. इन ए रिप्रोड्यूसिंग सेल एंड दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. और बाद में दोनों अलग अलग हो जाएंगे. However, keeping one copy of the DNA in the original cell and simply pushing the other one out would not work. अब दोनों 2 कॉपी तो बन गए, लेकिन एक ओरिजिनल वाला सेल में रहे और जो कॉपी वाला है उसको बाहर डाल दिया जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा. उसके लिए भी अलग सेपरेटर्स देना पड़ेगा, सेल देना पड़ेगा ताकि वो रह सके. बिकॉज द कॉपी पुश्ड आउट वुड नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर. उसके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा फॉर मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेस. देयरफॉर डीएनए कॉपिंग इज accompanied by the creation of an additional cellular apparatus. इसलिए उनके लिए अलग से एक सेलुलर apparatus भी बनाया जाता है ताकि वो डीएनए जो कॉपी वाला है वो उसमें जाके रह सके. एंड द डीएनए कॉपी सेपरेट. इस तरह से हमारा डीएनए कॉपी सेपरेट हो जाता है. ईच विथ इट्स ओन सेलुलर. और दोनों को अपना अपना सेलुलर apparatus मिल गया. 2 कॉपी बना, एक तो उसी में रह जाएगा और एक जो नया वाला है जो उसको भी अलग से एक सेलुलर apparatus मिल जाएगा. इफेक्टिवली अ सेल डिवाइड्स टू गिव राइज टू सेल्स. तो इस तरह से आप कह सकते हो कि एक सेल जब डिवाइड होता है तो वो 2 सेल में चेंज हो जाता है. दीज 2 सेल्स ऑफ कोर्स सिमिलर. ठीक है, सिमिलर तो होंगे, बट आर दे लाइकली टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल. क्या पूरी तरह से 100% आइडेंटिकल होंगे? दिस आंसर टू दिस क्वेश्चन विल डिपेंड ऑन हाउ एक्यूरेटली द कॉपिंग रिएक्शंस इन्वॉल्व अकर. ठीक है, no biochemical reactions is absolutely reliable. अब absolutely reliable नहीं होता है. Therefore, it is only to be expected that the process of copying the DNA will have some variation each time. तो जब जब DNA की कॉपी होगी तब तब हमें वेरिएशन देखने को मिलेगा. ठीक है, as a result the DNA copy generated will be similar but may not be identical to the original one. जैसे हम अपने ही कह सकते कि अपने ही फादर और मदर हैं तो उनके अगर 4 बच्चे हैं तो चारों का वो सिमिलर तो होंगे बट आइडेंटिकल नहीं होंगे. वो ह्यूमन बींग्स की जैसे दिखेंगे बट एग्जैक्ट कॉपी नहीं दिखेगा, नहीं तो वो तो जुड़वा हो जाएंगे ना, और जुड़वा में भी कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होता ही है. सम ऑफ दीज वेरिएशंस माइट बी सो ड्रास्टिक दैट द न्यू डीएनए कॉपी कैन नॉट वर्क विद द सेलुलर apparatus इट इनहेरिटेस. और कभी कभी ये जो वेरिएशन होता है बहुत ही खतरनाक हो जाता है, ड्रास्टिक, बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलता है. इस केस में क्या होगा, सच ए न्यू बॉर्न सेल विल सिंपली डाई. तो ज़्यादा अगर चेंजेस हो गया, ज़्यादा कॉपी चेंज हो गया, ड्रास्टिक हो गया, डीएनए में ड्रास्टिक चेंज आया तो वो नया न्यू बॉर्न जो सेल है वो डिप सिंपली डाई कर जाएगा. ऑन द अदर हैंड देयर कुड स्टिल बी मेनी अदर वेरिएशंस इन द डीएनए कॉपीज दैट वुड लीड टू सच ए ड्रास्टिक आउटकम. और भी बहुत सारे रीजन होते हैं जिसमें ड्रास्टिक आउटकम देखने को मिलता है. Thus the surviving cell are similar to but subtly different from each other. तो सर्वाइविंग जो सेल होंगे वो सिमिलर तो होंगे, जैसे दिखेंगे ही, इंसान के बच्चे हैं तो इंसान जैसे ही दिखेंगे लेकिन अलग अलग दिखेंगे. This inbuilt tendency of variation during reproduction is the basis evolution. ये एक तरह से इवोल्यूशन की बात कर रहा है. ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको कराने वाला हूँ.
द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। अब वेरिएशन क्यों ज़रूरी है, क्यों चेंजेस चाहिए, क्यों वेरिएशन चाहिए, वो देखते हैं। तो पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस और niches इन द इकोसिस्टम यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, द कंसिस्टेंसी ऑफ DNA कॉपी ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ए बॉडी डिजाइन फीचर्स दैट अलाउ द ऑर्गेनिजम्स टू यूज दैट पर्टिकुलर niche। ठीक है, कि जो ऑर्गेनिजम्स जिस इकोसिस्टम में रहता है उसके अकॉर्डिंग उसके बॉडी डिजाइन होगा, उसका फीचर्स होगा, उसका स्ट्रक्चर होगा, वो उसी के जैसा रहेगा। अगर वो एम्फीबियंस है तो एम्फीबियंस के जैसा रहेगा उसका बॉडी डिजाइन, अगर टेरेस्ट्रियल है तो टेरेस्ट्रियल के जैसा होगा, अगर डेजर्ट में रहता है तो डेजर्ट के हिसाब से उनका बॉडी डिजाइन रहेगा। तो ऐसे ऐसे उन्होंने बताया हुआ है। तो रिप्रोडक्शन इज देयर फॉर लिंक टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। तो रिप्रोडक्शन एक तरह से क्या है, स्टेबिलिटी भी देखता है स्पीसीज की। However, niches can be changed because of region beyond the control of the organisms। अब जो हमारा इकोसिस्टम है, जो निश है, वो चेंज हो सकता है, वो ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में तो नहीं है ना। हमारा इकोसिस्टम, हमारा जो इन्वायरमेंट है, कभी भी चेंज हो सकता है। जैसे टेम्परेचर्स ऑन अर्थ कैन गो अप और डाउन, वाटर लेवल्स कैन वेरी और देयर कुड बी मेटेराइट्स हिट्स टू थिंक फॉर ए फ्यू एग्जाम्पल्स। तो इसके कारण क्या होगा, पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही चेंज हो जाएगा, इन्वायरमेंट ही चेंज हो जाएगा। अब if a population of reproducing organisms were suited to a particular niche and if the niche were drastically altered, the population could be wiped out। तो क्या होगा, अचानक से चेंज होंगे तो सारा का सारा पॉपुलेशन गायब हो जाएगा, मर जाएंगे सब लोग। However, if some variations were to be present in a few individuals in these populations, अब उसमें से बाई चांस ऐसे कुछ पॉपुलेशन से जो बच जाता है, there would be some chance for them to survive, वो लोग बच जाते हैं अगर बाई चांस। दस इफ देयर वर ए पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया, जैसे उन्होंने एक सिंपल से एग्जांपल दिया बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया क्या करते हैं, लिविंग इन टेम्परेचर ऑफ टेम्परेचर वाटर्स एंड इफ द वाटर टेम्परेचर वर टू बी इंक्रीज बाय ग्लोबल वार्मिंग, तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया वुड डाई। तो जैसे ही उस अगर किसी पानी में रहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण उस वाटर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो वो सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे। बट द फ्यू वेरिएंट्स रेसिस्टेंस टू हीट वुड सर्वाइव एंड ग्रो फर्दर। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया एक दो बच जाएंगे, उनको फिर इस गर्मी में रहने की आदत हो जाएगी और फिर उनका नया जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज ओवर टाइम। ये जो वर्ड इन्होंने लिखा है लास्ट की लाइन, ये इस पर कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है, तो आपको बताना है पूरा कुछ एक्सप्लेन करके कि वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम। कोई भी स्पीसीज है उसमें वेरिएशन डे बाय डे हमेशा चेंज होते रहना चाहिए। ठीक है, ताकि वो आगे जिंदा रह सके, किसी भी इकोसिस्टम में चेंजेस आया तो वो उसको बर्दाश्त कर सके। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया। अब देखते हैं कि मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन बाय यूज बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स, कैसा उनका रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे एक्टिविटी दिया, डिजॉल्व अबाउट 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ml ऑफ वाटर, टेक 20 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। ठीक है, एंड ए पिंच ऑफ ईस्ट, हमने उसमें क्या कर दिया, ईस्ट डाल दिया, ईस्ट ग्रैनुअल्स। कॉटन प्लग माउथ टू द टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट इन अ वार्म प्लेस। आफ्टर 1 or 2 hours पुट ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ ईस्ट कल्चर फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब ऑन ए स्लाइड एंड कवर्ड इट विथ ए कवर स्लिप। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप। तो हमें क्या दिखेगा, वो हमें जो ईस्ट है वो ग्रो होते हुए दिखेगा। ठीक, अच्छा खासा ग्रो हो चुका रहेगा। उसी तरह वेट स्लाइस ऑफ ब्रेड, ब्रेड को हमने क्या किया, कूल मॉइस्ट डार्क प्लेस पे रख दिया कुछ देर के लिए, 1-2 दिन के लिए, और उसके रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन फॉर ए वीक। अब धीरे धीरे उसका ऑब्जर्वेशन हम पर डे बाय डे देख रहे हैं। तो वहाँ पे हमें क्या ब्रेड मोल्ड्स देखने को मिलेंगे, वो भी उनको क्या हो रहा है, वो भी रिप्रोडक्शन उनका भी क्या हो रहा है, रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, नए नए आ रहे हैं। तो वही यहाँ पे इन्होंने कहा क्या कहने के लिए बोल रहा है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द वेज इन विच ईस्ट ग्रोज इन द फर्स्ट केस एंड मोल्ड्स ग्रोज इन द सेकंड। तो कि ईस्ट का ग्रो कैसे हो रहा है वो इन्होंने बोला है, और दूसरी तरफ बोला है मोल्ड का, जो ब्रेड मोल्ड्स होते हैं वो कैसे ग्रो कर रहे हैं। हैविंग डिस्कस द कंटेक्स्ट विद द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस वर्क, लेट अस नाउ एग्जामिन हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक्चुअली रिप्रोड्यूस। अलग अलग ऑर्गेनिज्म का क्या दिया है। तो सबसे पहले इन्होंने दिया हुआ है, सबसे पहला टाइप दिया फ्यूजन का। फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन और फ्यूजन लीड्स टू क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। तो क्या क्या होता है, सेल डिवीजन होता है उनमें, या तो कह सकते हो उनको फ्यूजन एक नाम उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है,
तो फ्यूजन वर्ड याद रखना है। सेल डिवीजन तो आपने लास्ट ईयर भी देखा ही होगा क्लास 7-8 में। अब फ्यूजन की बारी इसने बताया। मैनी डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ फ्यूजन हैव बीन ऑब्जर्व्ड। अब फ्यूजन का अलग अलग पैटर्न होता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, जैसे मैनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट इनटू 2 इक्वल हाफ्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो सीधा क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं जब उनका सेल डिवीजन का टाइम आता है। इन ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा, अमीबा में क्या होता है, द स्प्लिटिंग ऑफ द 2 सेल्स ड्यूरिंग डिवीजन कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन, मतलब किसी भी तरीके से वो अलग हो जाएंगे, बस उनको 2 पार्ट में अलग होना है, कोई फिक्स्ड नहीं है, कोई फिक्स्ड ओरिएंटेशन नहीं है। अगर आपने 2 अमीबा एक साथ देखा है तो हो सकता है पहले वाला किसी और तरीके से हो रहा है, दूसरा वाला किसी और तरीके से, फाइनली 2 डॉटर सेल हमें देखने को मिलेंगे। इस एक्टिविटी में उसने यही लिखा है। लेकिन however some unicellular organisms show somewhat more organization of their bodies such as leishmania, काला आजार जो होता है। तो लेशमेनिया में थोड़ा पैटर्न देखने को मिलता है, वो फिक्स्ड पैटर्न देखने को मिलता है। कैसे? which have a weave like structure at one end of the cell. In such organisms binary fusion occurs in a different orientation। जैसे आप देख सकते हो ये वर्टिकली पार्ट में ही, इसी पार्ट में अलग होते हैं और कोई दूसरा तरीका नहीं, हॉरिजेंटली नहीं अलग होंगे, ये वर्टिकली ही अलग होते हैं। तो ये इनका फिक्स है लेशमेनिया का बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। अमीबा का कोई फिक्स नहीं, वो कैसे भी हो सकता है। नेक्स्ट दिया है दीज स्ट्रक्चर्स अदर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सच एज मलेरियल पैरासाइट्स, ठीक है। ये तीसरा इन्होंने दिया हुआ है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। ये कैसे डिवाइड होते हैं, डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली बाय ए मल्टीपल फ्यूजन। तो इसके पहले अमीबा और लेशमेनिया का हमने जो देखा वो बाइनरी फ्यूजन था, और यहाँ पे प्लाज्मोडियम का मल्टीपल फ्यूजन होता है, एक साथ बहुत सारे निकलेंगे सेल, ठीक है। उसी तरह ईस्ट ऑन द अदर हैंड, जो हमने एक्टिविटी में ईस्ट का देखा था, ऑन द अदर हैंड कैन पुट आउट सम स्मॉल बर्ड्स, उसमें हमें ऐसा स्मॉल बर्ड्स देखने को मिलेगा डेट सेपरेट एंड ग्रो फर्दर, और वो बर्ड्स फिर अलग हो जाते हैं और ग्रो कर जाते हैं। इस एक्टिविटी में वही उसने दिया हुआ है कि आप ऐसे लेक या पॉन्ड से कलेक्ट करो वाटर जिसमें ऐसे डार्क ग्रीन देखने को मिले। ऊपर पता है किसी किसी ऐसे पॉन्ड में आपने देखा होगा डार्क ग्रीन कलर का हो जाता है, तो वो फिलामेंट एक डार्क ग्रीन कलर का उठा लो और उसको आप क्या करो, ग्लिसरीन डाल के देखो तो उनका आप ग्रोथ देख सकते हो, ठीक है। तो वही इन्होंने दिया हुआ है स्पाइरोगैरा फिलामेंट्स के बारे में, ठीक है। अब स्पाइरोगैरा कैसे होते हैं देखते जा रहे हैं, स्पाइरोगैरा के बारे में और डिटेल में हमें यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विथ रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड्स कैन स्टिल वर्क। तो जिनका सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, जो सिंगल सेल वाले हैं, उनका रिप्रोडक्टिव जो मेथड है वो सिंपल ही होगा, कहने का मतलब है। जैसे स्पाइरोगैरा फॉर एग्जांपल सिंपली ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस, ठीक है। तो स्पाइरोगैरा क्या है, वो स्मॉलर पीसेस में ब्रेक हो जाता है जब अपॉन मैच्योरेशन, जब वो बड़ा होगा तब, ये वर्ड याद रखना है। स्पाइरोगैरा के केस में क्या होता है, जैसे वो बड़ा होगा मैच्योर होगा, वो छोटे छोटे पीसेस में अपने आप ब्रेक हो जाता है। दिस पीसेस और फ्रैगमेंट्स, ठीक है, ये वर्ड याद रखना है, फ्रैगमेंट्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। अब बाद में वो जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हो गए जो पीसेस में ब्रेक हो चुके हैं, वो नया आपको स्पाइरोगैरा बन जाएंगे सारे के सारे। कैन वी वर्क आउट द रीजन फॉर दिस बेस्ड ऑन व्हाट वी सी इन एक्टिविटी 8.4। तो हाँ, जो हमने पहले देखा था वैसा ही कुछ है। दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टी, लेकिन मल्टी सेलुलर, ये तो सिंगल सेल वाले हैं, मल्टी सेलुलर वाले में भी कुछ ऐसा होता है क्या कि सिंपली ब्रेक हो जाए और 2-4 बन जाए, तो नहीं। क्यों? दे कैनॉट सिंपली डिवाइड सेल बाय सेल। द रीजन इज दैट मेनी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एज वी हैव सीन आर नॉट सिंपली अ रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स। तो लोग रैंडम कलेक्शन के सेल्स हम लोग नहीं बने हैं ना। क्यों? स्पेशलाइज्ड सेल्स आर ऑर्गेनाइज टू टिश्यू, हमारे स्पेशलाइज्ड सेल हैं जो टिश्यू बनते हैं, टिश्यू आर ऑर्गेनाइज इनटू ऑर्गन्स में चले बन जाते हैं, विच देन हैव टू बी प्लेस्ड इन ए डिफरेंट पोजीशन इन द बॉडी। और ये सारे ऑर्गन्स हमारे बॉडी में एक फिक्स्ड पोजीशन पे, एक डिफरेंट पोजीशन पे रहते हैं, वो ज़रूरी है। कोई भी ऑर्गन्स यहाँ से उठा के हमारे बॉडी में दूसरी जगह पे नहीं हो सकता है, वो वहाँ पे इसीलिए है क्योंकि उसका वही फंक्शन है, वही पे लोकेशन है, तो जाके हमारा बॉडी अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। In such a carefully organized situation, cell by cell division would be impractical. Multicellular organisms therefore need to use more complex ways of reproduction. तो multicellular में जो reproduction होता है वो बहुत ही complex होता है, इतना आसान नहीं होता है जितना कि यूनिसेलुलर में हमने देखा।
A basic strategy used in multicellular organism is that different cell types perform different specialized function. अलग अलग सेल जो टाइप है उनका अलग अलग फंक्शन होता है. Following this general pattern, reproduction in such organisms is also the function of a specific cell type. How is reproduction to be achieved from a single cell type if the organism itself consists of many cell type? तो उसने बोला कि कैसे अचीव कर पाएंगे. The answer is that there must be a single cell type in organism that is capable of growing. तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए, एक ऐसा सिंगल सेल होना चाहिए जो धीरे धीरे टाइम बाय टाइम ग्रो होते चला जाए और ग्रो होके हमारे जैसा ही दिखे. प्रोलिफरेटिंग एंड मेकिंग अदर सेल टाइप्स अंडर द राइट सर्कमस्टेंसेस. कोई अच्छा खासा राइट सर्कमस्टेंसेस भी होना चाहिए तब जाके वो होगा. नेक्स्ट है पार्ट है हमारा बाइनरी फ्यूजन के बाद रीजनरेशन. ठीक है, रीजनरेशन के बाद फ्रेगमेंटेशन हमने देखा था एक. ठीक है, फ्रेगमेंटेशन के बाद जो थर्ड है वो है हमारा रीजनरेशन. तो बाइनरी फ्यूजन, फिर फ्रेगमेंटेशन जिसमें स्पाइरो वगैरह फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जा रहा था. अब है रीजनरेशन. तो रीजनरेशन क्या बोला, मेनी फुल्ली डिफ्रेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स डेट द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स. तो यहाँ भी कुछ वैसा ही होता है, पर ध्यान से समझना है कि फ्रेगमेंटेशन में और रीजनरेशन में क्या डिफरेंस है. इसने भी वही बोला कि एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स. यहाँ भी बॉडी पार्ट से ही नए इंडिविजुअल बन रहे हैं, बट यहाँ वहाँ पे क्या होता था, मैच्योरेशन होती थी और फिर फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाता थे. यहाँ पे क्या होगा, दैट इज इफ द इंडिविजुअल इज सम हाउ कट और ब्रोकन अप इनटू मेनी पीसेस. यहाँ पे क्या होगा, जो इंडिविजुअल है किसी तरीके से टूट जाए, कट जाए, कुछ भी हो जाए उसके साथ, तो जाके फिर वो नया, उसमें कैपेबिलिटी होती है कि वो नया ग्रो हो सके, नया स्पीसीज बन जाए फिर से. मैनी ऑफ दीज पीसेस ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल्स. तो दोनों में डिफरेंस याद रखना कि फ्रेगमेंटेशन है मैच्योरेशन के टाइम में होता है, और यहाँ पे किसी कारणवश वो कट जाए, ब्रेक हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो फिर से नया इंडिविजुअल बन जाएगा. जैसे एग्जांपल, सिंपल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड प्लेनेरिया. प्लेनेरिया का एग्जांपल हम देखेंगे. कैन बी कट इनटू एनी नंबर ऑफ पीसेस एंड ईच पीस ग्रोज इनटू ए कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स. तो ये लोगों को 4-5 पार्ट में काट दो और ये नया बन जाएंगे, 4-5 अलग ही हो जाएंगे. दिस इज नोन एज रीजनरेशन. इसी को रीजनरेशन कहा जाता है. रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स, क्योंकि उसके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, इसीलिए वो रीजनरेट कर पाता है. दिस सेल्स proliferate and make large number of cells. From this mass of cells, different cells undergo changes to become various cell type and tissue. तो वो सेल में ही ऐसी खासियत होती है कि बहुत सारे वो सेल पहले बन जाते हैं, फिर उस सेल से और भी सेल बनते हैं और फिर टिश्यू बन जाते हैं. तो इनका नाम ही स्पेशलाइज्ड सेल्स दिया गया. These changes टेक प्लेस इन एन ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस रेफर टू एज डेवलपमेंट. आप पिक्चर देख सकते हो किस तरीके से एक सिंगल प्लेनेरिया को उसने 3 पार्ट में कट किया और 3 नए प्लेनेरिया बन चुके हैं. However, regeneration is not same as reproduction since most organisms would not normally depend on being cut up to able to reproduce. तो सब में ऐसा नहीं होता है, बस वो प्लेनेरिया के केस में ऐसा बताया. नेक्स्ट 4th नंबर है बर्डिंग, जो हाइड्रा केस में आपने पढ़ा भी होगा. ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा यूज रीजनरेटिव सेल्स. हाइड्रा के पास कौन से सेल होते हैं, रीजनरेटिव सेल्स. ये सारे आपको याद रखने पड़ेंगे, कोई भी वर्ड उठा के वो आपसे पूछ सकता है. फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग. In Hydra, a bud develops as an outgrowth due to repeated cell division. तो इसमें क्या होता है, repeated cell division होता है. कहाँ पे, at one specific site. तो ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखना कि रीजनरेटिव सेल होते हैं, उन सेल का रिपीटेड सेल डिवीजन होता है किस साइट पे. तो क्या होगा, वहाँ से एक नया बर्ड निकल आएगा. दिस बर्ड डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल्स एंड व्हेन फुल्ली मैच्योर डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड बिकम न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स. तो टाइनी इंडिविजुअल्स दिखेंगे आपको, देखो नीचे पिक्चर देख सकते हैं, ऐसा छोटा सा बर्ड निकल जाएगा, फिर धीरे धीरे वो बहुत बड़ा हो जाएगा, और जब एक टाइम आएगा जब अपने वो पेरेंट्स के जैसा ही दिखने लगेगा तो वो अलग हो जाता है. तो ये दिया है. नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन 5th नंबर पे. अब प्लांट का थोड़ा देख लिया जाए कि देयर आर मेनी प्लांट्स इन विच पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीव्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स. तो बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं, किसी प्लांट के रूट में से ही वो नया प्लांट निकल आता है, स्टेम में से भी आ जाता है, लीव्स में से भी आ जाते हैं, अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन होना चाहिए, ये मेंटेन जरूरी है.
अनलाइक इन मोस्ट एनिमल्स प्लांट्स कैन इंडीड यूज सच ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कुछ ऐसा ही होता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूज्ड इन द मेथड सच एज लेयरिंग। अब ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या एक तरह का मेथड है कह सकते हो, जिसमें हम लोग लेयरिंग करते हैं और ग्राफ्टिंग करते हैं टू ग्रो मेनी प्लांट्स लाइक शुगर केन, रोजेस। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू, एक मेथड के थ्रू नया नया शुगर केन से फिर से शुगर केन बना सकते हैं। एग्रीकल्चर पर्पस प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स। अब एक ऐसा प्लांट जिसका हमने सीड पहले लगाया, सीड से वो प्लांट बनेगा, ट्री बनेगा, फिर वो फ्रूट्स देगा, तो टाइम लगेगा। लेकिन वेजिटेटिव प्रोपगेशन में उससे पहले ही यहाँ पे हमें फ्रूट्स देखने को मिल जाता है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन थोड़ा फास्ट होता है, ये मेथड थोड़ा फास्ट है। दूसरी वही है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स। सच मेथड ऑल्सो मेक पॉसिबल द प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स सच एज, जैसे बनाना हो गया, ऑरेंज हो गए, रोज, जैस्मिन डेट हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। अब ऐसे ही प्लांट जैसे बनाना हो गया, इनका सीड्स ही नहीं होता है, तो इनका जब सीड्स नहीं होता फिर प्लांट बने कैसे ये लोग, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड के थ्रू ये प्लांट्स बनाए जाते हैं। अनदर एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज डैट ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली सिमिलर। और इनका जेनेटिकली ये लोग सिमिलर भी होते हैं, ऐसा भी नहीं कोई डिफरेंट नहीं होता है। इनफ टू द पेरेंट प्लांट टू हैव ऑल इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड थोड़ा अच्छा है कि एक सिंपली सीड लगाओ, फिर आप 4 साल 5 साल वेट करो, तब जाके उसमें से फ्रूट्स निकलेगा। उससे अच्छा कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड से वो चीज़ें हमें 1 साल में ही देखने को मिल जाता है। उसके बाद जैसे यहाँ पे दिया सिमिलरली बर्ड्स प्रोड्यूस इन द नोचेस अलॉन्ग ए लीफ मार्जिन। तो ये ब्रायोफिल्म का नाम याद रखना है। ब्रायोफिल्म के लीफ में ही नए नए बर्ड्स निकल आते हैं और ये बर्ड्स बाद में क्या होता है, नीचे गिर जाता है फ्रॉम ऑन द सॉइल एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स, नया प्लांट बन जाता है। तो एक लीफ में ही बहुत सारे प्लांट आ जाते हैं, फिर सोचो उसके लीफ में कितने सारे प्लांट्स, तो इस तरह से पूरा जंगल ही हो जाएगा। टिश्यू कल्चर, in tissue culture new plants are grown by removing tissue or separating cells from the growing tip of a plant। तो टिश्यू कल्चर एक तरह का मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं कि रिमूव कर लेते हैं टिश्यू को या कुछ इस सेपरेटिंग सेल्स को। कौन से सेल्स, जो कि ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट पे रहते हैं। फिर उन सेल को क्या करना है, द सेल्स आर देन प्लेस्ड इन ए आर्टिफिशियल मीडियम वेयर दे डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म ए स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स और कैलस कह सकते हो आप। The callus is transferred to another medium containing hormones for growth and differentiation। फिर उस कैलस को हम लोग एक अलग मीडियम में रख देंगे जहाँ पे ग्रोथ हार्मोन्स है ताकि वो जल्दी जल्दी बढ़े। फिर वो बाद में क्या बनेगा, द प्लांटलेट्स आर देन प्लेस्ड इन द सॉइल सो दैट दे कैन ग्रो इनटू मैच्योर प्लांट्स। यूजिंग टिश्यू कल्चर मेनी प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम वन पेरेंट इन डिजीज फ्री कंडीशंस। तो डिजीज फ्री कंडीशंस के थ्रू ये मतलब उनमें कोई डिजीज नहीं होता, कहने का मतलब है। दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड इन ऑर्नामेंटल प्लांट्स। उसके बाद है स्पोर फॉर्मेशन। इवन इन मेनी सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। अब इसने बोला क्या है कि सिंपल जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनका भी हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेट डेवलप्ड ऑन द ब्रेड इन एक्टिविटी, जो ब्रेड मोल्ड्स की बात कर रहा है, एक्टिविटी 8.2 हैव द हाइपे ऑफ द ब्रेड मोल्ड, जिसको राइजोपस भी कहते हैं। दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं है। ऑन द अदर हैंड द टाइनी ब्लॉब ऑन ए स्टिक स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। जो टाइनी ब्लॉब होते हैं वो हमारा रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इन्वॉल्व रहता है। द ब्लॉब्स आर स्पॉन्जिया, और उस ब्लॉब को क्या कहते हैं, स्पॉन्जिया कहते हैं। स्पोर्स रहते हैं उसके अंदर, विच कंटेन सेल्स और स्पोर्स। आप बाजू में पिक्चर देख सकते हो कि ब्रेड मोल्ड्स या राइजोपस का कैसा होता है, वो इस टाइप का रहता है और लास्ट ऊपर में से गोल 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 रहते हैं, उसको स्पोर्स कहते हैं या स्पॉन्जिया कहते हैं। ये पूरे को स्पॉन्जिया कहेंगे और इसके अंदर जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स रहते हैं उसको स्पोर्स कहा जाता है। That can eventually develop into new rhizopus, वही न्यू राइजोपस में डेवलप हो जाता है। The spores are covered by thick walls that protect them until they come into contact with another moist surface and begin to grow। ठीक है, तो उसको
थिक पार्ट से कन्वर्ट किया, ये कवर किया रहता है ताकि वो बचाए रखे। जैसे ही कुछ उसको ऐसा कंडीशन मिलेगा, एप्रोप्रिएट कंडीशन मिलेगा, मॉइस्ट सरफेस जैसे मिलेगा, तो वो क्या होगा, ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। All the modes of reproduction that we have discussed so far allow new generations to be created from single individual. This is known as asexual reproduction. तो अभी तक हमने जो भी रिप्रोडक्शन देखे, ठीक है, जिसमें एक नया इंडिविजुअल बन रहा है, और भी नया इंडिविजुअल या नया जनरेशन बन रहा है, उसमें क्या है, सिंगल इंडिविजुअल से ही बन रहे हैं ये लोग, इसीलिए इनको कहेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक सिंगल इंडिविजुअल ही काफ़ी है नया जनरेशन लाने के लिए। तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम कहेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स और एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में, सब में देखने वाले हैं। ठीक है, डिटेल में सब कुछ समझेंगे। अगर कोई आपको डाउट हो, कुछ भी हो, तो मुझे बताओ। अगर आप चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स को भी बताओ, उन्हें भी बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, चलो बाय।